बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 42 मुलाहिदा फरमाएं। वो कमरा अब मेरी आंखों के सामने था। शैला दरवाजे तक गई। क्या बात है? डिसिल्वा ने अंदर आते हुए कहा। तुम सो रही थी या रो रही थी या दोनों काम एक साथ कर रही थी? मैं दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शैला ने थके थके लहजे में कहा और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। तुम्हारी हालत से तो ये लगता है कि तुम बरसों की बीमार हो। डिसिल्वा बेतकल्फी से एक सोफे पर दराज हो गया। या खुदा न खास्ता कोई भूत वगैरह देख लिया है? परेशानी तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी नजर आ रही है। खैरियत तो है ना? शैला बोली और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि कोई नाखुशगवार सूरत पैदा नहीं हुई, वरना वो डिसिल्वा के अंदर कदम रखते ही उसको हमारे बारे में बता देती तो मुझे फौरन सामने आना पड़ता। मेरी बातों ने शैला को इस हद तक जरूर कायल कर लिया था कि वो खुद डिसिल्वा की जबान से कुछ सुनना चाहती थी। परेशानी तो पैदा हो गई है डेयर। डिसिल्वा ने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जला ली। उसके माथे पर फिक्रमंदी की हर शिकन उसके ज़हनी इंतशार की आईनादार थी। वो कुछ देर सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाता रहा और उन्हें ऊपर उठा के हवा में बिखरते देखता रहा। फिर उठ खड़ा हुआ। परेशानी बहुत बड़ी है शैला डार्लिंग। उस उल्लू के पट्टे ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं समझी नहीं। शैला ने सब कुछ समझने के बावजूद मासूमी से कहा। वो बदमाश सिकंदर बख्त। उसने पलट कर तेज लहजे में कहा। मालूम नहीं वो हॉस्पिटल कैसे आ पहुंचा और उसने ऐन वक्त पर तुम्हें देख लिया। मैं तो उसके आते ही निकल गई थी, शैला ने घबरा के कहा। उसकी तरफ मेरी पुश्त थी, उसने मेरी सूरत कहाँ देखी थी? इसके अलावा मेरा लिबास ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है, डिसिल्वा ने बरहमी से कहा। वो बहुत चालाक शख्स है, तुम्हें मालूम नहीं हुआ लेकिन उसने तुम्हारे चेहरे की एक झलक देख ली थी और पहचान गया था। ज्यादा गड़बड़ इसलिए हुई कि उस कमरे में डॉक्टरों के साथ मसरूफ 2 नर्सें थी, तीसरी कोई नर्स नहीं थी। लेकिन सिकंदर ने और उसके साथ आने वाले मजिस्ट्रेट ने इसरार किया कि नर्सें 3 थी। तुम्हारे गायब हो जाने से मामला और पुरस्रार हो गया। मैं सिकंदर बख्त को तो झुठला देता, मगर उस मजिस्ट्रेट को कैसे झुठलाता? अब कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जिसमें हॉस्पिटल के अमले के साथ मैं और तुम भी मुलव्वस हो गए हैं। वो कैसे डिसिल्वा? शैला ने कांपती हुई आवाज में कहा। अब वो अदाकारी नहीं कर रही थी बल्कि वाकई खौफजदा थी। वैसे कि सिकंदर ने बराह रास्त मुझ पर शुबे का इजहार कर लिया है। डिसिल्वा कमरे में चक्कर लगाता रहा था। उसकी हरकत और सकनात से शदीद बेचैनी और इज़राब का इजहार होता था। मुझ पर वो क्या साबित करेगा? लेकिन तुम्हारा नाम लेकर उसने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। और ये सब तुम्हारी थोड़ी सी बेएहतियाती का नतीजा है। क्या तुम ये काम जल्दी खत्म करके वहां से नहीं निकल सकती? क्या जरूरत थी इतनी देर करने की? उसके लहजे में झुंझलाहट गालिब थी। 2 मिनट का काम था। लेकिन डिसिल्वा मैं सोचे समझे बगैर कोई कदम कैसे उठाती? शैला ने कहा। 2 मिनट का काम भी इतना आसान तो नहीं था। मैं मुनासिब मौके के इंतजार में रही, खाक इंतजार में रही। डिसिल्वा मुश्तइल होके बोला। अगर तुम्हें मौके का ख्याल होता तो तुम ऐसे वक्त में ना जाती जब वहां पहले से 2 नर्सें मौजूद थी। अगर 2 की बजाय 3 का चक्कर ना होता तो इल्जाम तुम्हारे बजाय उन दोनों नर्सों या दोनों डॉक्टरों पर आ जाता। मगर अब वो शक की बिना पर साफ बच गए हैं क्योंकि एक तीसरी नर्स की मौजूदगी का गवाह खुद मजिस्ट्रेट है। उन पर ज्यादा से ज्यादा फराइज में गफलत बरतने या बेपरवाही का इल्जाम आ जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नर्सों की हिमायत डॉक्टर करेंगे और डॉक्टरों के खिलाफ कत्ल का इल्जाम साबित करना बहुत मुश्किल है। फंस जाओगी तुम, जिसका नाम सिकंदर ने लिखवा दिया है। लेकिन किसी के कहने से तो कोई मुजरिम नहीं बन जाता। कत्ल के इल्जाम को साबित भी करना पड़ता है, शैला ने मुर्दा आवाज में कहा। फजूल बातें मत करो। डिसिल्वा ने सिगरेट को फर्श पर डालकर जूते की एड़ी से मसल दिया। एक कानून वो है जो किताबों में लिखा हुआ है, दूसरा कानून पुलिस का अपना वज़े करदा है। उन्हें इख्तियार हासिल है कि वो जिसे चाहें शक में पकड़ लें और तफ्तीश के लिए थाने ले जाएं, खसूसन कत्ल जैसे संगीन मामले में। तुम्हें मालूम था ना क्या होता है और वहाँ तफ्तीश कैसे की जाती है? वहाँ लंदन या अमरीकी पुलिस के अफसर और सुराग रसां नहीं बैठे हैं, जल्लाद बैठे हैं जो किसी भी शख्स से किसी भी जुर्म का एतराफ़ करा सकते हैं। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? बड़े बड़े जीदार और पेशावर किस्म के बदमाश एक रात का अजाब नहीं झेल सकते। तुम फौरन सब कुछ तस्लीम कर लोगी और अपने साथ मुझे भी मरवा दोगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। शैला पर बुरी तरह दहशत सवार थी। तुमने कहा था कि मेरे बहुत ताल्लुकात हैं और मैं पैसे से सबका मुंह बंद कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम अपनी हमाकत के बायस सिकंदर बख्त के सामने आ जाओगी। डिसिल्वा ने मुश्तइल होकर कहा। मैंने तुम्हें एक नर्स की यूनिफॉर्म फराहम की, जहर ला के दिया और ये कोई आसान काम नहीं थे। अगर तुमने जरा भी अकल और एहतियात से काम लिया होता। मैंने अपनी तरफ से पूरी एहतियात की थी। शैला ने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। मुझे क्या मालूम था सिकंदर के एक मजिस्ट्रेट के साथ वो वहां पहुंच जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा था। देखो, ये रोने धोने का ड्रामा मत करो, डिसिल्वा ने चिराग पाव होके कहा। तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंस गया हूँ।
इस केस में मेरा नाम भी आ जाएगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। FIR से नाम खारिज कराना कोई आसान काम नहीं है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि मामला उल्टा गले भी बढ़ सकता है। शैला ने रोते हुए सर उठाया। मुझे बताओ कि उस बुड्ढे गोरकन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो वैसे भी लबे गोर था। अगर मैं उसे ना मरवाता तो खुद मारा जाता, और पहले खुद मैंने ही कोशिश की थी, मगर वो खबीस कब्र में दफन होने के बाद भी जिंदा निकल आया और मेरे लिए जान का खतरा बन गया, डिसिल्वा ने कहा। चुनाचे तुमने अपनी जान का खतरा मेरी जान को मुंतकिल कर दिया, शैला ने आंसू पूंछ कर कहा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और अब तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो कि गलती मैंने की। मुझे ये बताने आए हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें FIR में से अपना नाम खारिज कराने की फिक्र है, लेकिन मेरे अंजाम की फिक्र नहीं है। नहीं डिसिल्वा, ये कत्ल तुम्हारी मां पर हुआ है, तुम भी बराबर के शरीक जुर्म हो। फांसी के तख्ते तक तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं और राबिया दमसादे ये सब गुफ्तगू सुन रहे थे और इस जुरी में से सब देख रहे थे जो नीम व दरवाजे के दरमियान थी। नताइज मेरी तवक्कुआ से बेहतर निकले और मुझे अफसोस था तो एक टेप रिकॉर्डर के मौजूद ना होने का, वरना मैं इस पूरे एतराफ़ जुर्म को रिकॉर्ड कर लेता। शैला की बात का रद्द-ए-अमल फौरन हुआ। एक लम्हे के लिए डिसिल्वा का चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया। देखो डेयर, ये हम दोनों का मसला है, ऐसे हल नहीं होगा। वो शैला के पास बैठ के बोला। अब उसका लहजा कती बदला हुआ था, उसका गुस्सा खाफूर हो गया और यह तब्दीली बेसबब नहीं थी। डिसिल्वा जानता था कि शैला के एक बयान उसे तबाह कर सकता है। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि मैं कितना बड़ा खतरा मोल देकर यहाँ आया हूँ। मुझे डर था कि कहीं मेरे आने से पहले पुलिस यहाँ ना पहुँच चुकी हो। मैंने और दिलावर ने कह दिया था कि दफ्तरी फाइलों में 20 शैला का पुराना पता लिखा हुआ है। हाल ही में वो बादामी बाग के इलाके से गुलबर्ग की तरफ कहीं चली गई है, जो कोई गलत बात भी नहीं थी, मगर ये पुलिस वाले बड़े काइयां लोग होते हैं। कोई पता नहीं वो इसी वक्त नाजल हो जाएं। मेरी कार बाहर खड़ी है, मैं क्या जवाब पेश करूंगा इस वक्त यहाँ अपनी मौजूदगी का। मैं तो कह चुका हूँ कि मुझे मिस शैला जैदी का पता मालूम नहीं है और मेरा उनसे ताल्लुक भी दफ्तर की हद तक है। शैला जैदी? राबिया ने मेरे कान में सरगोशी की। ये तो मुसलमान है, इश्क का कोई मजहब नहीं होता। मैंने जवाबन किसी फलसफी की तरह कहा। खुदा के लिए खामोश रहो, तुम्हारे पास आज रात की मोहलत है शैला। डिसिल्वा ने दूसरी सिगरेट चला के अपनी बात जारी रखी। जाहिर है कि तुम सुबह दफ्तर आओगी तो गिरफ्तार हो जाओगी और मामला संगीन हो जाएगा, क्योंकि जहां तक मुझे यकीन है तुमने हॉस्पिटल में उस कमरे के अंदर कहीं ना कहीं अपने फिंगरप्रिंट जरूर छोड़े होंगे। तुमने दस्ताने पहनने की एहतियात जो नहीं की थी। इसके अलावा दफ्तर के कुछ लोग तुम्हारे नए पते से जरूर वाकिफ होंगे। नया पता तो खुद मैंने अपनी पर्सनल फाइल पर लिख दिया था, शैला ने कहा। इसका मतलब यह है कि सुबह पुलिस यहाँ भी आ पहुंचेगी, डिसिल्वा ने फिक्रमंदी से कहा। दफ्तर खुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि तुम गायब हो जाओ। गायब हो जाऊं? शैला ने बेयकीनी से दोहराया। कहां और कैसे? मैं अकेली तो नहीं हूं, मेरे साथ वो भी हैं जिनको मैं अपनी माँ और अपना भाई कहती हूँ, मगर तुम जानती हो कि वो तुम्हारे कुछ भी नहीं है। डिसिल्वा ने चिढ़कर कहा। तुम्हें उनकी फिक्र क्यों है? उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। तुम्हारे वालिदैन के अदना मुलाजिम थे। मैं इतनी कम ज़रफ और बेजमीर नहीं हूँ डिसिल्वा, शैला ने मजबूत लहजे में कहा। उस वक्त जब दुनिया में मेरा कोई नहीं था सिवाय मेरी जान के दुश्मनों के, जो मेरी जायदाद हथियाना चाहते थे, तो इन्हीं नमक खवारों ने मेरी जान बचाई और मुझे जिंदा रखा। आज भी जब मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ और बालिग हो चुकी हूँ, मैं इन सहारों के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारा ये मुहज्जब माशरा अकेली औरत को इज्जत से जीने का हक नहीं देता। उन्होंने मुझे माँ का और भाई का प्यार ही नहीं दिया, तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। मुझे बताओ, अगर मेरे आसपास रहने वाले शरीफ और इज्जतदार लोगों को मालूम हो जाता कि मैं एक नौकरानी और इसके लड़के के साथ इस कोठी में अकेली रहती हूँ, तो क्या वो मुझे यहाँ इसी तरह रहने देते? कभी नहीं। अब तक न जाने कितने हवसप्रस्त हाथ मेरे दामन इज्जत को तार तार करने के लिए बढ़ा चुके होते। मशहूर कर दिया जाता कि मैं बद किरदार और ख्वाहिशा हूँ, काबा खाना चलाती हूँ और नौकरी करने नहीं इज्जत बेचने जाती हूँ, और ये जायदाद जो मेरे बाप ने छोड़ी थी हराम की कमाई का नतीजा है। हालांकि इसकी मालिक भी मैं उन्हीं के तफैल हूँ जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि मैं उनको छोड़ के अपनी फिक्र करूँ। मुझे बताओ, क्या बाद में पुलिस इनको परेशान नहीं करेगी? महल्ले वाले तो कहेंगे कि ये शैला की माँ है, और अगर मैं इन सब के साथ गायब हो जाऊं तो गायब होके कहाँ जाऊं? मुझे मफरूर करार दे दिया जाएगा, पुलिस ऑफिस से मेरी तस्वीर हासिल कर ली जाएगी और हर अखबार में दे दी जाएगी। मैं कब तक छुपी रह सकूंगी? डिसिल्वा के जब्त का पैमाना छलक गया। फिर तुम क्या करोगी? इंतजार करोगी पुलिस आए और तुम्हें ले जाए? इसके सिवा मैं और कर ही क्या सकती हूँ, शैला ने कहा। बाकी तो तुम्हें करना है जिसका तुमने वादा किया था। मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था, डिसिल्वा ने भड़क कर कहा। गैर मुतवक्के तौर पर अचानक शैला का थप्पड़ डिसिल्वा के चेहरे पर पड़ा। जलील कमीने, इतनी जल्दी सारे वादे भूल गया तू?
लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही डिसिल्वा का भरपूर हाथ शैला के मुंह पर लगा और वो सोफे से नीचे जा गिरी। उसका सर बेज के कोने से टकराया। जलील लड़की डिसिल्वा ने हकारत और नफरत के जहर से बुझे लहजे में कहा, तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरा अपनी सेक्रेटरी की निजी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। शैला जख्म खुर्दा दागन की तरह उस पर हमलावर हुई। बदमाश कुत्ते, मैं भी कहती हूँ कि इस कत्ल पर तूने मुझे मजबूर किया था। मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बता सकती हूँ। डिसिल्वा ने उसके दूसरा हाथ रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटी और दीवार से जा टकराई। संभलने की कोशिश में उसका हाथ कोने के ऊंचे स्टूल पर लगा, जिस पर वेनिस का मुजस्मा बड़ा वकार, अंदाज़े तमकनत और बेइज्जती के साथ इस्तादा था। पलक झपकने में शैला ने गिरते हुए मुजस्मे को पकड़ लिया और डिसिल्वा पर खींच मारा, मगर उसका निशाना खता गया और दीवार से टकराने वाला मुजस्मा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। डिसिल्वा इतनी देर में रिवॉल्वर निकाल चुका था। भौंकने से पहले ही मैं तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा कुतिया, और पुलिस मेरे बयान पर यकीन करेगी कि किसी आशना ने तुझे रकाबत में या इंतकाम की खातिर मार डाला होगा, क्योंकि तू अपनी नौकरानी के साथ अकेली रहती थी। बस मिस्टर डिसिल्वा, मैंने दरवाजे के पीछे से कहा, अब अपना रिवॉल्वर नीचे फेंक दो, क्योंकि तुम बराह रास्त मेरे निशाने की जद में हो। अगर तुमने जरा भी गलत हरकत की तो मैं तुम्हारी खोपड़ी के परखचे उठा दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। ये मुअम्मा बाद में पुलिस हल करती रहेगी कि तुम अपनी कार में अकेले यहाँ क्यों आए थे। कानूनन मिस शैला को यह हक हासिल है कि वो अपनी इज्जत पर हमलावर होने वाले किसी भी शख्स को गोली मार दे। मेरे हाथ में जो रिवॉल्वर है वो मिस शैला जैदी का ही है। यह आखिरी बात झूठ थी, मगर ये झूठ नागजीर था। डिसिल्वा मेरी आवाज़ पर यूं उछला जैसे बेखबरी में किसी ने उसके कान पर फायर कर दिया हो, और फिर इस तरह बेइज्जत हरकत हो गया जैसे वो आदमी नहीं, पत्थर का बेजान मुजस्मा है। शैला के घर में मेरी मौजूदगी का तस्वुर करना भी उसके लिए महाल था। उसे बहुत देर तक यकीन ना आया कि मेरी आवाज़ और मेरे अल्फाज उसके कानों का धोखा नहीं है। फिर उसने शैला को मुस्कुराते देखा। उस मुस्कुराहट में नफरत का जितना जहर था और जितनी हकारत थी, उसने डिसिल्वा को इस तमाम सूरत हाल का नए सिरे से जायजा लेने पर मजबूर कर दिया। वो इसके सिवा क्या समझ सकता था कि शैला ने उससे बेवफाई की है। मेरे वर्गलाने पर याज खुद डिसिल्वा की असलियत को समझ लेने के बाद वो उसके दुश्मनों से मिल गई है, मगर अब वो ना शैला से कोई शिकायत कर सकता था और ना उसे किसी किस्म का इल्ज़ाम दे सकता था। पहल खुद उसने की थी और तकदीर की एक गलत चाल ने सूरत हाल को यकलख्त उसके खिलाफ कर दिया था। सयाद खुद अपने फैलाए हुए जाल में गिरफ्तार हो गया था। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया और बैद दरवाजे से निकलकर सामने आ गया। फिर वो हुआ जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद ना थी। डिसिल्वा ने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक जस लगाई और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। अगर मुझे रिवॉल्वर के फायर की आवाज़ से दूसरों के मुतवज्जा होने का डर ना होता तो मैं बिला तामिल उससे गोली मार देता, मगर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। चंद सेकंड के फर्क से वो पहले निकल गया और जाते जाते दरवाजे को बाहर से बंद कर गया। मैं अपने जोर में दरवाजे से टकराया। संभल कर उठने और खिड़की खोलकर बाहर कूदने में मुझे मजीद 30 सेकंड लगे होंगे, मगर इतनी देर में डिसिल्वा अपनी कार का इंजन स्टार्ट कर चुका था और जब मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला तो उसकी कार किसी रॉकेट की तरह गेट का रुख कर रही थी। एक बार फिर मैंने रिवॉल्वर उठाया और कार के पिछले टायर को ब्रेस्ट कर दूं, मगर मजबूरी के ख्याल से रुक गया। अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता तो मेरे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाते। मेरे लिए शैला के घर में अपनी मौजूदगी की वजाहत करना मुश्किल हो जाता और नाजायज़ तौर पर हासिल करदा रिवॉल्वर से डिसिल्वा पर गोली चलाने की ज़रूरत का जवाब पेश करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। जब मैं वापस कमरे में आया तो राबिया ने शैला को संभाल लिया था, जो इस जज्बाती बहरान से गुजर के अपनी तमाम ज़हनी और जिस्मानी तवानाई ज़ायल कर चुकी थी और अब उस पर हिस्टेरिया का ज़बरदस्त दौरा पड़ा था। उसकी मुठियाँ बंद थी और वो आंखें मूंदे सोफे पर लेटी हिचकियाँ ले रही थी और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो मुझे क्या समझता है। मैंने रिवॉल्वर को जेब में रख लिया। कैसी अजीब बात है कि घर में इतना हंगामा हुआ और कोई देखने तक नहीं आया। मैंने कहा, शैला की माँ ने भी नहीं देखा। शैला ने कहा था कि वो बीमार है। राबिया बोली, मैं देखती हूँ। नहीं, तुम यहाँ शैला के पास ठहरो, मैं देखता हूँ। मैंने अंदर का रुख करते हुए कहा। एक कमरा तो वही था जिसमें राबिया और बैद छुपे हुए थे। लाइट जलाकर देखने पर मुझे 2 दरवाजे नजर आए। बाईं तरफ का दरवाजा बाहर खुला हुआ था। मुझे रात का अंधेरा खारसू मोहित दिखाई दिया। मैंने उसे बंद किया और दूसरे दरवाजे से एक बेडरूम में दाखिल हो गया, जो गालबन शैला का बेडरूम था। खूबसूरत पुरतकल्लुफ हुस्नो आराइश का मुर्गा, बिल्कुल राबिया के कमरे की तरह जनाना इस्तेमाल के सामान की खुशबू से भरा हुआ, नुस्वानियत के लतीफ़ एहसास से मामूर। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप रोशन था। दूसरे दरवाजे के नीचे रोशनी की एक लकीर चमक रही थी। मैंने उस दरवाजे को खोला और ठिठक कर रुक गया। ये भी एक बेडरूम था,
मगर इसमें एक ज़ईफ औरत आंखें खोले यूं पड़ी थी कि पहली नज़र में उसका वजूद ज़िंदगी की खार अलालत से महरूम लगता था। वो कम से कम 70 साल की थी और हड्डियों का ढांचा रह गई थी। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद और चांदी के तार हो गए थे और उम्र गुज़िश्ता का हर साल उसकी सूरत पर एक शिकन छोड़ गया था। उसका आधा धड़ मफलूज था, चुनाचे वो किसी सहारे के बगैर उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। उसके बेड से ज़रा फासले पर माजूरों वाली व्हील चेयर मौजूद थी। खौफ उसकी खुली आंखों में एक सवाल बन गया था। तुम कौन हो? वो लरजती हुई आवाज़ में बोली। मेरी शैला कहाँ है? शैला बिल्कुल खैरियत से है माँ जी, मैंने घुटनों के बल उसके पास झुक कर कहा। मैं शैला के पास काम करता हूँ। क्या अदनान आ गया है? बुढ़िया ने पूछा। अभी मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी। अदनान कौन है माँ जी? अभी तो डिसिल्वा आया था, मैंने जवाब दिया। हाँ, मैंने उसकी कार की आवाज़ सुनी थी। वो इत्मीनान का सांस लेकर बोली। मैं समझी अदनान फिर पी के आ गया है। खुदा उसे हिदायत दे, मैं उसे बददुआ भी तो नहीं दे सकती, वो मेरा एक ही बेटा है। मैं सकते में रह गया। शैला ने मुझसे ये झूठ भी बोला था कि घर में सिर्फ उसका भाई है जो सरे शाम सो जाने का आदी है। वो जाहिर नहीं करना चाहती थी कि घर में इसके सिवा सिर्फ एक माजूर औरत है। वो भाई था या नहीं, मगर वो घर के अंदर उसकी मौजूदगी का नफसियाती सहारा लेना चाहती थी। एक माजूर औरत और उसका बदचलन शराबी बेटा अगर वो घर में मौजूद होता तब भी किसी का क्या बिगाड़ देता। मगर उसने मुझे ये तासर दिया था कि उसका मुहाफिज भाई घर में मौजूद है और किसी भी वक्त उठ के आ सकता है। हर गैरतमंद भाई की तरह वो बहन की आबरू का रखवाला है। ये था खुश शक्ल, खुश पोश और खुशबाश नजर आने वाला शैला ज़ैदी की खूबसूरत जिंदगी का पस मंजर। खून के रिश्ते खत्म हो जाने के बाद उसने जज्बात के रिश्तों को इस्तवार कर रखा था, मगर उसने इसी का भरम रख के ज़िंदगी से मफाहमत कर ली थी। मुझे यूं लगा जैसे मैंने खूबसूरत गुल रंग और रेशमी पर्दा हटा के गंदी गली का मंदिर देख लिया है, जहाँ गलाजत, ताफुन और पस्त तरीन सतह पर जीने वाली मखलूक की ज़िंदगी की तमाम बदसूरती मौजूद है। माँ जी, मैंने कहा, कि अदनान को मालूम है कि शैला उसकी बहन नहीं है? कौन कहता है शैला उसकी बहन नहीं है? मेरी बात ने जैसे उस बूढ़ी औरत के जख्म में दिल पर अंगारा रख दिया। वो मेरी बेटी है तो अदनान की बहन ही हुई ना। समझने का क्या मतलब है? मैं समझ गया था कि जिंदगी के इस राज को शैला ने डिसिल्वा के सिवा किसी पर अफशा नहीं किया था। वो डिसिल्वा पर कितना एतमाद करती थी और डिसिल्वा के बाद ये बात सिर्फ मुझे और राबिया को मालूम हो गई थी। उसने बता दिया है तुमको? ये शैला ने अच्छा नहीं किया। मैं जानती थी कि किसी को ये बात मालूम हो। अगर मुमकिन होता तो मैं शैला को ये पता ना चलने देती। जब उसके वालिदैन घर में आग लग जाने से मर गए थे तो वो अकेली रह गई थी। अदनान 4 साल का था, मगर शैला की उम्र 10 साल थी। उसे सब याद है, हालांकि 13 साल बीत चुके हैं इस बात को। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने दिली दिल में उस अजीम औरत की मोहब्बत और ममता के जज्बात को सलाम किया। उसने शैला पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसने अपने बेटे को भी कुछ नहीं बताया था और शायद इसलिए अदनान के हाथों शैला की इज्जत महफूज रही थी। 17 साल की उम्र में शराब का आदी हो जाने वाला अदनान यकीनन सोबते बद में तबाह हो गया था। उसे बुरे भले की तमीज़ कहाँ होगी। शायद वो इस कोठी और इस घर की हर चीज़ को बाप की मलकियत समझता होगा और बहन की कमाई पर अकड़ता होगा। काबिल तारीफ शैला का हौसला और ज़र्फ भी था। उसने डिसिल्वा को साफ जवाब देकर बड़ी इखलाकी जुरात का मुजाहरा किया था। माँ जी, मैंने कहा, आपको चंद दिन के लिए यहाँ से जाना होगा मेरे साथ। नहीं, वो चिल्लाई, मैं शैला को अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शैला आपके साथ चलेगी, हमारे साथ रहेगी माँ जी। यहाँ कुछ बदकुमाश लोग उसकी जान के दुश्मन हो रहे हैं। हो सकता है वो इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। दरवाजे में राबिया के साथ शैला नमूदार हुई। राबिया ने इतनी देर में उसको खासा संभाल लिया था और शायद उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गई थी कि इन हालात में उसका यहाँ रहना खतरनाक साबित हो सकता है। ये ठीक कह रहे हैं अम्मा, हम यहाँ नहीं रह सकते, शैला ने कहा। मायूसी और अफसुर्दगी उसकी सूरत से भी यहाँ थी। मगर क्यों? आखिर हम कहाँ जाएंगे? शैला की माँ ने एक हाथ के सहारे पर उठना चाहा। उस वक्त तक मैं तय कर चुका था कि शैला को और उसकी माँ को कहाँ छुपाया जा सकता है। राबिया की खादमा का घर इसके लिए मौजूद तरीन जगह थी। मैंने शैला से कहा कि वो मासी के घर में बिल्कुल महफूज रहेगी। राबिया ने जैसे मेरे ख्यालात को पढ़ लिया। मैंने भी यही सोचा था। मैंने कहा, अब देर करने का कोई फ़ायदा नहीं, डिसिल्वा वापस भी आ सकता है। लेकिन मुझे कुछ तो बताओ कि ये दुश्मनी करने वाले हैं कौन, क्या चाहते हैं? बूढ़ी औरत ने फरियादी लहजे में कहा। अगर खतरे की कोई बात है तो पुलिस को इतला क्यों नहीं देते? ऐसे घर बार छोड़ के भी कोई भागता है भला क्या? यह बहुत लंबी बात है माँ जी, मैंने कहा, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। अब पर एतमाद कीजिए, जैसे ही हालात ठीक हुए हम वापस आ जाएंगे। और अदनान, उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? शैला की माँ ने कहा। यह मसला मेरे ज़हन में भी था और मुझे अंदेशा था कि माँ अपने बेटे को खतरात में तनहा छोड़ के जाने पर रजामंद नहीं होगी। इस मसले का सिर्फ एक ही हल था, मैं यहाँ अदनान का इंतज़ार करूँ। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, और उसे बाद में अपने साथ ले आऊँगा, आप राबिया के साथ जाएं। ये तुम्हारी बीवी है? शैला की माँ ने कहा। राबिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं बता दिया तरदीद करता, शैला ने कहा, हाँ अम्मा, और ये बहुत बड़ी वकील है।
फिर उसने हमारी तरफ यूं देखा जैसे ज़रूरत के तहत बोले जाने वाले इस झूठ की अहमियत हम पर वादे करना चाहती है। उसने पुराने वक्तों की इस बूढ़ी औरत की नज़रों में हमारी इज्जत कम नहीं होने दी थी और हमें ज़्यादा एतबार के काबिल बना दिया था। अगर उसे मालूम होता कि इस घर में पहली बार नजर आने वाले अजनबी मर्द के साथ एक गैर शादीशुदा लड़की आई है तो हम दोनों का किरदार उसके इखलाकी मयार के मुताबिक मशकूक हो जाता। नई नई शादी हुई है क्या? शैला की माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत शर्माती है। शैला, तुम एक सूटकेस में ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान ले लो। मैंने जल्दी से मौजू बदल दिया। अगर जेवरात या नकद रकम है तो यहाँ मत छोड़ना और ऐसे कागजात भी ले लेना जो अहम हो, अपनी असनाद, चेक बुक, डायरी और खतूत वगैरह। 20 मिनट बाद मैं शैला की माजूर माँ को गोद में उठाकर शैला की पुरानी कार की पिछली सीट पर लिटा चुका था। शैला ने घर की चाबियां मेरे हवाले की और इंजन स्टार्ट कर दिया। सिकंदर, तुम इस लड़के अदनान के लिए कोई पैगाम छोड़ देते, राबिया ने कार में बैठने से पहले कहा। मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी रहेगी, तुम यहाँ अकेले हो। फिर क्या हुआ? मैंने हंसकर कहा। अदनान के आते ही मैं भी रवाना हो जाऊंगा और उससे पहले डिसिल्वा और उसके आदमी आ गए तो मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ राबिया। मैंने प्यार से उसके कंधे पर थपकी दी। खाली हाथ भी मैं उनसे निमट सकता हूँ और मेरे पास भरा हुआ रिवॉल्वर भी है। ज्यादा शेखी में मत आओ सिकंदर, वो बोली। मैं जानती हूँ तुम बड़े हीरो हो, लेकिन तुम पर पहले भी कम आफात नहीं है कि तुम किसी नई मुसीबत में पड़ो। मुझे डर लगता है। बुज़दिल तो तुमने मुझे भी बना दिया है। पहले मैं सिर्फ अपने लिए जीता था और अकेला आदमी मरने से नहीं डरता, मैंने जज्बाती होकर कहा। लेकिन अब मैं तुम्हारी खातिर जिंदा रहूंगा। तुम्हें मेरी खातिर किसी नई आजमाइश का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे कार में बिठा के दरवाज़ा बंद कर दिया और कार को जाते हुए देखता रहा। मैंने गेट को खुला छोड़ दिया और अंदर लौट आया। ड्राइंग रूम की लाइट्स ऑफ करके मैंने शैला के बेडरूम की हर लाइट चला दी। टेलीविज़न ऑन करके उसकी आवाज़ इतनी ऊंची कर दी कि बाहर सुनी जा सके। न जाने क्यों मेरा दिल गवाही देता था कि डिसिल्वा फिर आएगा। उसके लिए खतरा पहले से कहीं ज़्यादा हो गया था, जिसका फौरी तदराक ज़रूरी था। मेरी मौजूदगी में उसे पसपाई इख्तियार करनी पड़ती, तब उसके लिए यह फ़र्ज़ करना मुश्किल था कि मैं जाते वक्त शैला और उसकी माँ को भी ले जाऊँगा। यह बात यकीनी थी कि वो फिर आया तो बहुत ज़्यादा कुव्वत के साथ हमलावर होगा और मुझे मुकाबला करते हुए सिर्फ जुरात से ही नहीं, होशियारी से भी काम लेना होगा। मैं बाहर तक एक तारीख गोशे में बैठा बेचैनी से अदनान की वापसी का मुंतज़िर रहा। अगर वो बेवकूफ़ लड़का आ जाता तो मैं उसके साथ बाहिफाजत निकल सकता था। फिर मुझे एक और ख्याल आया, अगर मैं अदनान के साथ चला गया और हमलावर बाद में आए तो उन्हें सख्त मायूसी होगी और मायूसी के रद्द-ए-अमल का नतीजा इंतकामी कार्रवाई की सूरत में निकल सकता है। हो सकता है वो शैला के घर को भी इसी तरह तबाह और बर्बाद कर दें जैसे उन्होंने राबिया के घर को नीज़ नाबूद किया था। घर में टेलीफोन होता तो मैं जामन रिजवी साहब को बता देता और वो कोई ना कोई हिफाजती बंदोबस्त कर देते या मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देता। मैंने इधर उधर देखा तो स्ट्रीट लाइट्स के उजाले में मुझे टेलीफोन के तार की मदम सी स्याह लकीर दिखाई दी जो साथ वाले घर से जा मिली हुई थी। वक्त कम था और सोचने में गंवाया नहीं जा सकता था। दरमियान की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने खुद को थोड़ा सा बुलंद किया और दूसरी तरफ झांका। गेट खुला हुआ था, लेकिन 2 कनाल की उस कोठी के वीरान इहाते में सिवाय 2 कारों के और कुछ नहीं था। घूम कर जाने में ज़्यादा वक्त सर्फ होता, चुनाचे में दीवार पर से कूद गया। अंदर वाले दरवाजे तक पहुंचने से पहले मेरी मुलाकात 16-17 साल के एक लड़के से हो गई जो चाबियां घुमाता बाहर आ रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं साथ वाले घर से आया हूं और मेरा टेलीफोन ख़राब है। नौजवान जल्दी में था। उसने मुझे बताया कि एक फ़ोन अंदर कॉरिडोर में रखा है और मेरी तरफ देखे बगैर निकल गया। हस्बे को यहाँ रहने वाले अपने हमसाये को भी नहीं पहचानते थे। नौजवान को ये कहाँ मालूम होगा कि साथ वाले घर में कितने अफराद रहते हैं और फ़ोन है या नहीं। उसने यकीन कर लिया कि इतने एतमाद से अंदर आ जाने वाला और उलिये से शरीफ और मुअज़्ज़ज़ दिखाई देने वाला हमसाया ही हो सकता है। टेलीफोन कॉरिडोर में दीवार पर नस्ब नाजुक से स्टैंड पर रखा हुआ था। अंदर किसी कमरे में स्टीव बज रहा था और दमक बताती थी कि स्पीकर 100 वाट के ज़रूर हैं। किसी और कमरे में कोई टीवी देख रहा था। कॉरिडोर में आवेज़ा फानूस की रोशनी में दोनों एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में गायब हो गए। कॉरिडोर में आवेज़ा फानूस की रोशनी में दोनों होकर एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे में गायब हो गए, लेकिन कोई मेरी तरफ मुतवज्जो ना हुआ। मैंने इत्मीनान से पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया और शैला के घर का नंबर दिया। मैंने कहा, मैं शैला का हमसाया बोल रहा हूँ और मैंने अभी अभी इस घर में फायरिंग की आवाज़ें सुनी है। वहाँ एक मफलूज औरत अपनी बेटी के साथ रहती है। अगर पुलिस चेक करे तो अच्छा है। मुझसे बात करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरा नाम पूछा और मैंने कहा, मैं एसएसपी जामन रिजवी का छोटा भाई हूँ। मैंने टेलीफोन नंबर भी जामन रिजवी साहब का ही दिया। उसके बाद किसकी मजाल थी कि तस्दीक करता या इसी रिपोर्ट को नज़रअंदाज करता। गुलबर्ग में रहने वाले यूं भी आम लोग नहीं होते कि उनकी शिकायत पर एक्शन में ताख़ीर मुमकिन हो। मैं टेलीफोन के रिसीवर को क्रेडल पर रख कर किसी का शुक्रिया अदा किए बगैर बाहर निकला और दीवार फांदने की बजाय गेट से बाहर आया। शैला के घर के दरवाजे तक पहुंचने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे। कोई सोचकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया।
जब भी कोई कार नमूदार होती तो हेडलाइट से बचने के लिए मैं गेस्ट पोस्ट के पीछे हो जाता था। तकरीबन 10 मिनट बाद एक कार सीधी अंदर आई और पोर्च में रुक गई। एक टैक्सी थी जिसमें 4 अफराद बैठे हुए थे। उनमें से एक ड्राइवर की जगह इंजन स्टार्ट किए बैठा रहा और 3 नीचे उतर आए। उन सब ने चेहरे छुपाने के लिए मुंह पर स्कार्फ लपेट रखे थे और वो सब स्याह रंग की पतलूनों पर चुस्त स्याह बुनियाने पहने हुए थे। मेरा ख्याल है वो अंदर ही है, ड्राइवर ने बाहर मुंह निकाल के कहा, और जाग रही है। एहतियात से काम लेना वरना वो शोर मचा देगी। उसके पास रिवाल्वर भी है। उसका तहमकाना लहजा बताता था कि वो इन बदमाशों का लीडर है। फिक्र की कोई बात नहीं उस्ताद, उन तीनों में से एक ने कहा, हम अभी उन सब को समेट ले आते हैं। दूसरे ने हाँ में हाँ मिलाई और वो 3 मुख्तलिफ समतों में फैल गए। एक सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया। बाकी 2 ने दाईं बाईं जानिब से घर को हिसार में लेने की कोशिश की। घर के दोनों तरफ से साथ वाली कोठियों की दीवारें चंद फुट के फासले पर थी। चुनाचे दोनों तरफ गलियां सी बन गई थी और आखिरी हिस्से में दोनों तरफ बेडरूम, किचन और स्टोर के दरवाजे खुलते थे। मैं दबे पांव बाईं तरफ चलने लगा। टैक्सी में आने वाला एक शख्स बुई से 10 कदम आगे था और मेरे लिए छुपने की कोई जगह ना थी। अगर वो एक बार भी पलट कर देख लेता तो खुद को बचाने के लिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ती, वरना यह 10 कदम का फासला तय करने से पहले ही वो मुझे शूट कर देता। चुनाचे में बहुत मोहतात था। मेरे और उसके दरमियान फासला कम होता जा रहा था, लेकिन तेज रफ्तारी के बावजूद उसे मेरे कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मेरे पैरों के नीचे एक खुश्क पत्ता चिरचिराया और इस सकूत में वो आवाज़ बादल की गर्ज की तरह लगी। हम दोनों एक साथ रुके और उसने बिजली की तरह पलट कर फायर कर दिया। मैं उसके लिए तैयार था। मेरे जिस्म के खुदकार दिफाई निज़ाम ने मुझे बर वक्त गोता मार के गोली के रास्ते से हटा दिया और उसी के साथ जवाबी फायर पर मजबूर कर दिया। वो शख्स गला फाड़ के चिल्लाया और पलट कर गिर पड़ा। उसी वक्त वो दरवाज़ा खुला जो कुछ देर पहले मैंने ही खोला था। सीधा अंदर दाखिल हो जाने वाले शख्स ने चीख कर कहा, यह क्या है? और मुझे सिर्फ उसी का सर दिखाई दिया। मुझे यकीन था कि दूसरे शख्स के हाथ में भी रिवाल्वर जरूर होगा और उसे एक लम्हे की मोहलत देना खुदकशी के मुतरादिफ होगा। मेरी पूरी कुव्वत से जस लगाई और अपने हरीफ को कुछ समझने या संभलने का मौका दिए बगैर बाहर खींच लिया। मेरे हाथ उसके बालों पर पड़े थे। एक झटके में वो सामने की दीवार से टकराया। मैंने उसकी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार किया। मैं उसकी गर्दन तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उजलत में खास सख्त पड़ गया या उसकी गर्दन ऐसे जाविये पर आ गई कि मैंने हड्डी टूटने की आवाज़ साफ सुनी और वह ज़मीन पर ढेर हो गया। अफसोस करने की फुर्सत ना थी क्योंकि अभी 2 दुश्मन बाकी थे और इसमें शुबे की कोई गुंजाइश ना थी कि यके बाद दीगरे होने वाले 2 फायरों की आवाज़ से वो भी मुकाबले के लिए दौड़ पड़े होंगे। मैं खुले दरवाजे के अंदर पहुंच गया। कमरे में बदसूर अंधेरा था। मैं पूरी कुव्वत के साथ उस शख्स से टकरा गया जो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ आ रहा था और गालबन ये वही शख्स था जो दाईं तरफ से घर में घुसा था। हम एक साथ गिरे। उसने अंधेरे में एक कुर्सी उठा के मुझ पर फेंकी जो मेरे शाने पर लगी और रिवाल्वर मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। फिर मैंने उस शख्स को दोनों हाथों से संभाल कर ऊपर उठाया और घुमाकर दीवार पर दे मारा। शायद उसका रिवाल्वर तसादुम के वक्त उसकी गिरफ्त से निकल गया था, वरना वो कुर्सी फेंक कर मारने की बजाय मुझे गोली मार देता। अब वो दीवार के करीब उल्टा पड़ा था और मुझे उस आखिरी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी जो उनका लीडर था और जिसे मैंने टैक्सी ड्राइवर की जगह बैठे देखा था। अगर मैं लाइट जलाता तो वो सीधा इधर आ जाता। मैंने अंधेरे ही में हाथों और पैरों के बल चलते हुए फर्श पर रिवाल्वर तलाश किया और कामयाब भी रहा, लेकिन जो रिवाल्वर मेरे हाथ में आया वो मेरा नहीं था बल्कि दूसरे शख्स का था। मैंने उसे भी जेब में डाला और अपना रिवाल्वर ढूंढ रहा था। उस पर मेरे फिंगरप्रिंट थे और मैं उसे यहाँ छोड़ने का खतरा नहीं मोल सकता था। चौथा आदमी अपने साथियों को पुकारता आगे बढ़ रहा था। जवाब न मिलने पर उन्हें गालियां भी दे रहा था। फिर उसका साया दरवाजे के फ्रेम में नमूदार हुआ और मैं जहाँ था वहीं रुक गया। कमरे के इसबाब के दरमियान मेरे वजूद का पता नहीं चलता था, लेकिन खफीफ सी हरकत भी मेरी मौजूदगी की खबर दे सकती थी और वो वहीं खड़े खड़े मेरा निशाना लेकर मुझे कुत्ते की मौत मार सकता था। चंद सेकंड तक बेसु हरकत खड़ा अंधेरे में कुछ देखने की जिद्दोजहद करता रहा। फिर शायद उसे यकीन आ गया कि उसके साथियों में से कमरे में कोई नहीं है। मैंने उसे पलट कर जाते हुए देखा। चंद सेकंड बाद मुझे अपना रिवाल्वर मिल गया और मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। उसी वक्त मेरे कानों में टैक्सी के इंजन के गुर्राने की आवाज़ आई और मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा चालाक साबित हुआ था। अपने किसी साथी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने अंदाजा कर लिया था वो किसी नादीदा दुश्मन के हाथों मारे जा चुके हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं। उसने मुकाबले का इरादा तर्क करके फरार हो जाना बेहतर समझा था। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया तो टैक्सी दरवाजे से निकल रही थी। मैंने फायर किया। गोली टायर में लगने की बजाय टैक्सी के पिछले शीशे पर लगी। शीशा भी कर गया, लेकिन टैक्सी गायब हो गई। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि टैक्सी में से किसी के फिंगरप्रिंट मिल सकते थे, वरना मैं जानता था कि टैक्सी चोरी की होगी और पुलिस को 1-2 रोज बाद कहीं ना कहीं लावारिस खड़ी हुई मिल जाएगी। मैं भी रिवाल्वर हाथ में लिए खड़ा वापस अंदर जाने और घर में पड़े हुए 3 अफराद की जामा तलाशी लेने के बारे में सोच रहा था कि मैंने पुलिस की एक जीप को दरवाजे पर रुकते देखा।
3 पुलिस वाले राइफलें उठाए इत्मीनान से उतरे और दरवाजे से अंदर की तरफ आने लगे। जरा सी देर के लिए मैं तजब्जुब का शिकार हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सामने जाकर कह सकता था कि फ़ोन मैंने किया था, मेरी रिपोर्ट दुरुस्त साबित हो चुकी थी, लेकिन शहादत और बयान से मैं नए चक्रों में पड़ जाता। और मुझे राबिया की बात याद थी जो उसने रुखसत होते वक्त कही थी कि मुझ पर पहले ही कम आफात नहीं है। चुनाचे मैंने तमाम वाक़यात से बेताल्लुक रहना ही बेहतर समझा और इससे पहले कि पुलिस की निगाह मुझ पर पड़ती, मैं दीवार फांद कर फिर उसी कोठी में कूद गया जहाँ से मैंने फ़ोन किया था। 2 किनाल के रकबे की वजह से ये कोठी शैला के घर से काफ़ी दूर थी। दरमियान में बाग का वसी इलाका हायल था। इसके अलावा कोठी के रहने वाले अपने अपने कमरों में अस्टीव टीवी लगाए बैठे थे। उनके कानों तक फायरिंग की आवाज़ पहुंची भी होगी तो उन्होंने तय कर लिया होगा कि यह किसी कार के बैक फायर की आवाज़ है। यूं भी अपनी तफरीह छोड़ के ऐसी बातों पर तवज्जो देने की फुर्सत या ज़रूरत किसे होती है। मैं इत्मीनान से चलता हुआ दूसरी बार गेट से निकला और मुखालिफ समत में चल दिया। तकरीबन 100 गज चलने के बाद मुझे वो टैक्सी सड़क के किनारे पर खड़ी हुई नजर आई जिसका पिछला शीशा गोली से टूट गया था और टूटे हुए शीशे का खलास शफाफ जिल पर जख्म के बदनुमा दाग की तरह लगता था। टैक्सी को यहाँ तक लाने वाला उसे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया था क्योंकि अपनी मौजूदा हालत में ये टैक्सी पुलिस को फौरन मुतवज्जो कर लेती। करीब से देखने पर मुझे फुटबोर्ड के पास खून के कतरे नजर आए। मैंने रुमाल निकाला और उससे हैंडल को थाम कर दरवाज़ा खोला। खून के दाग सीट की पुश्त पर भी थे जिससे मैंने अंदाजा कर लिया कि मेरी गोली शीशे से गुजरने के बाद ड्राइवर के शाने में दाईं तरफ लगी होगी और उसके लिए ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो गया होगा। मैंने दरवाज़ा फिर बंद किया और रवाना हो गया। एक टैक्सी ने मुझे सदर बाजार में उतारा तो रात के 11 बज रहे थे।